दरअसल क्या है कि वो मेरी जो एप्पल पेंसिल है ना वो ब्रेक हो गई है। तो आज पुराने वाले मोड में पहुंच जाएंगे हम लोग। ये साफ दिख रहा है आप लोगों को? हम्म। हाँ सर। हाँ सर। तो हमारा ये टॉपिक चल रहा है ईएमआई, और इसमें हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात कर चुके थे। और इसमें मैंने आपको सिंबल ऑफ इंडक्टर पढ़ा जाता है क्या? हाँ सर। हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात कर चुके थे कि सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे हमने बात किया कि सोलेनोइड का क्या होता है, रिंग का क्या होता है, फिर कोएक्सियल केबल के बारे में बात किया। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे। अच्छा, ये सब जो सिस्टम था इनको हम बोलते हैं इंडक्टर, है ना। तो नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ इंडक्टर। सिंबल ऑफ इंडक्टर, तो ये सिंबल होगा जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरह का सिंबल आपको अगर दिखता है, इसका मतलब है कि ये क्या है, इंडक्टर है, और इसकी अपनी सेल्फ इंडक्टेंस है एल। ठीक है। तो जैसे कैपेसिटर का होता है, पैरेलल प्लेट्स होती है, और रेजिस्टेंस का भी हमने देखा एक जिगजैग, है ना, एक जिगजैग टाइप का होता है। और हमने बैटरी का भी सिंबल देखा है। उसी तरह इसका सिंबल होता है इंडक्टर का। ठीक है। अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे देखेंगे, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर इसमें करंट चेंज होता है तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होगा। क्योंकि ये जो मैंने सिंबल बनाया, यानी ये जो इंडक्टर है, ये सर्कुलर कोइल हो सकती है, सोलेनोइड हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, ये इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिप्स हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ इसमें हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, तो दो केस में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। पहला केस, ये करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है यहाँ से, वो करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पहले केस में इलेक्ट्रिक, सर आपने ये पढ़ा दिया है। ये वाला पढ़ा दिया मैंने, तो मैंने आपको, अच्छा, और क्या क्या मैंने चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर ही पढ़ा जाए क्या? हाँ सर। चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर ही पढ़ा दिया, और क्या, और म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ा दिया? नहीं सर। केवल चार्जिंग ऑफ द नहीं इंडक्टर सर। पढ़ाया, चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर पढ़ाया और मैग्नेटिक एनर्जी पढ़ाया? नहीं सर, सिर्फ चार्जिंग नहीं। पड़ा। चार्जिंग ही पढ़ा है आपने। तो सिर्फ चार्जिंग ही पढ़ाया है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में है, तो
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे कि हम लोगों ने नहीं किए ना अभी। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। तो हम चार्जिंग के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसमें है, मैंने आपको कैपेसिटर में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर कई सारे रेजिस्टेंस है और कई सारी अगर बैटरीज है और एक ही कैपेसिटर अगर सर्किट में कनेक्टेड है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ना अभी मैंने, नहीं पढ़ाया वो। तो कई सारे अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है और कैपेसिटर था वहाँ, तो हमने उसमें किसी इंस्टेंट पे चार्ज निकाला था, अगर आपको याद हो तो, है ना। चार्ज हमने फाइंड किया था, तो उसका एक तरीका मैंने आपको बताया था। क्या तरीका था कि सबसे पहले हमने वहाँ स्टेडी स्टेट पर चार्ज निकाल लिया था कैपेसिटर के अक्रॉस, और फिर कैपेसिटर के अक्रॉस ही हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड किया था, लेकिन उसमें बैटरी के ईएमएफ को क्या किया था हमने, शॉर्ट सर्किट किया था। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट in an inductor, electric current in an inductor when more than one resistors and batteries connected in the circuit। तो मैंने लिखा एन इंडक्टर, यानी इंडक्टर तो एक ही है, लेकिन रेजिस्टेंस कई सारे हो सकते हैं, बैटरीज हो सकती है ना, क्लियर। तो इसमें हम लोग प्रोसेस क्या अपनाएंगे, तो प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ देखो, प्रोसेस रहेगा हमारे पास में कि पहला पॉइंट, स्टेडी स्टेट का जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो फाइंड करेंगे सबसे पहले, किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट passing through inductor at steady state, okay। Second one, find equivalent resistance across inductor find equivalent resistance across inductor after short circuiting the EMFs of the batteries, ठीक है। ये हमारे पास में एक तरीका है ना। अब हम लोग इसको देखो कैसे यूज करेंगे। तो जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, ठीक है। और ये मान लो एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है
ये R है और ये L है। हमें इसका मालूम है वैसे तो, है ना। तो क्या होता है, I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस E टू पावर माइनस R T बाई L, है ना। जहाँ R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, I नॉट क्या है, स्टेडी करंट है, इलेक्ट्रिक करंट एट स्टेडी स्टेट है। तो ये क्या हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट एट स्टेडी स्टेट, और यहाँ R क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, वहाँ बस यहाँ होता था Q नॉट और वहाँ 1 माइनस E टू पावर माइनस T बाई RC होता था। बाकी कॉन्सेप्ट ये यूज करना है। तो जैसे इसमें स्टेडी स्टेट की करंट की बात करेंगे हम लोग यहाँ, तो इस स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, जैसे एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब है टी टेंस टू इन्फिनिटी की बात करते हैं हम लोग बात करते हैं नहीं, लास्ट टाइम के बाद में, काफी टाइम के बाद में बात करते हैं। तो इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा उस केस में, E इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो ये प्लस ये माइनस, इस तरह से ये आर है। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट है। तो माइनस E प्लस आई नॉट आर इक्वल टू 0। तो आई नॉट इक्वल टू अपने को मिलेगा E बाई आर। और नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे तो किसके अक्रॉस देखेंगे, इंडक्टर के अक्रॉस, और बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इस केस में आप देख रहे हो कि ए और बी, यानी आर इक्वलेंट इक्वल टू ए बी, और ये इक्वल टू आर। इस केस में इस फॉर्मूले में रख देंगे, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस E टू पावर माइनस आर इक्वलेंट टी बाई एल, तो आ जाएगा आंसर, है ना। तो जैसे मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लिख रहे हो ना साथ में? हाँ सर। हाँ सर। हमने लिख लिया ये वाला इधर का। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और इधर का भी लिख लिया। लिख लिया ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि वैसे वहां भी मैंने लिया था, सेम क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। बस ये रजिस्टर है और ये इधर भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ ये इंडक्टर है यहाँ, और यहाँ भी एक ये रजिस्टर यहाँ दिया हुआ, दूसरा रजिस्टर यहाँ दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, इसकी इंडक्टेंस एल है, इसका 2R है, इसका आर है, और यहाँ ये बैटरी है जिसका ईएमएफ अपने को दिया हुआ है। ये हमारे पास में सर्किट है सर। हमें इसके अक्रॉस करंट बताना है, यानी हमें बताना है फाइंड दी इलेक्ट्रिक करंट across the find the electric current across the
इंडक्टर, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए तो। है ना, हमें ये चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेडी स्टेट करंट निकालेंगे। तो एट स्टेडी स्टेट, यानी हम बात करेंगे t टेंस टू इन्फिनिटी की, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों से करंट क्या जा रहा होगा, दोनों से आई करंट फ्लो कर रहा होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ लेकिन मैं, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस आर है ना, और इसके अक्रॉस E इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अक्रॉस क्या है, यहाँ 0 हो जाएगा ना स्टेडी स्टेट पर। तो इसका मतलब इसके इस लूप के अंदर ई अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो केवीएल क्या की वजह से ड्रॉप क्या होना चाहिए, पूरे इसमें 0 होना चाहिए ना। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये हमारे पास में कितना है, 2R है, ये कितना है, R है, और ये बैटरी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो यहाँ लेकिन है क्या मानूंगा मैं कि इसमें मैंने मान लिया कि I1 करंट गया, तो फिर इसमें कितना आ रहा होगा, इसमें आ रहा होगा I माइनस I1 ना। तो फिर इसमें कितना जा रहा होगा, इसमें जा रहा होगा 2I माइनस I1 ना, और मिला के वापस से करंट कितना हो गया यहाँ 2I। इसका मतलब बैटरी से कितना करंट जा रहा है, 2I, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। तो ये तो अपने अपने को पता चली गया। एक लूप ये बना लेते हैं चलो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2RI1 माइनस R 2I माइनस I1 इक्वल टू 0 ना, है ना। तो R तो 0 हो नहीं सकता है, तो 2I1 माइनस 2I प्लस I1 इक्वल टू 0, यानी 3I1 इक्वल टू 2I। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास में, दो अननोन है हमारे पास में। तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये लूप बना लेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा माइनस E प्लस RI1 प्लस R 2I माइनस I1, और ये इक्वल टू 0। हमें चाहिए तो दोनों ही, मतलब मुझे तो अल्टीमेटली तो I माइनस I1 यानी दोनों ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं, I1 की वैल्यू इस पर रख देते हैं, तो माइनस E प्लस RI1 प्लस 2RI माइनस RI1, और ये इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ 0। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसा कुछ है ना, ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं किया ना, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया। ये 2I1 कैसे हो, ये तो गलत कर दिया। तो माइनस E प्लस RI प्लस 2RI माइनस RI1 इक्वल टू 0, तो माइनस E प्लस 3RI माइनस RI1 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो माइनस E प्लस 3RI माइनस R इंटू 2I/3 इक्वल टू 0, ये होगा। कितना हो गया, 9। ये हो गया हमारे पास में, ये हो जाएगा 9 का 2 यानी 7RI/3, यानी I की वैल्यू मुझे मिल गई 3E/7R।
तो अगर ये आई की वैल्यू मिल गई तो मुझे यहाँ से देखो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, यानी I1 की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि 3 I1 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ से। तो इसको वहाँ रखेंगे, आई की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 2 × 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2E/7R। हमें क्या चाहिए यहाँ, ये I - I1 यानी I0 कितना होगा इस केस में स्टेडी स्टेट पर, वो हो जाएगा I - I1। तो आप देखो अल्टीमेटली कितना रहा है वो, फिर E/7R आ रहा है, यानी I0 अपने को मिल गया E/7R। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ हाँ सर। सर। है ना। अब अपने को I0 तो मिल गया, अब अपने को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चाहिए, तो ये A और ये B। ठीक है ना। ये ऐसा हो जाएगा, तो ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, ये 2 आ रहे, है ना। तो इसके इक्विवेलेंट अपने को चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 1 मान लूंगा, इसको 2 मान लूंगा। तो 1 और 2 का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है, तो यहाँ लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे 1 और 2, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो A और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, A और 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, कितना है, 2R। फिर B और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, और B और 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है R। तो ये मिला के तो कितना हो गया यहाँ, 2R/3, है ना। तो 2R/3 प्लस R/2, ये हो गया हमारे पास में R इक्वलेंट। तो 4 और 3 यानी 7R/6 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया I = I0 1 - e⁻ R इक्वलेंट T/L। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या है, E/7R 1 - e⁻7 RT/6L, ये आंसर आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है ना। तो ये हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तो फिर हमने इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मिल गया, तो वो तरीका ये है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं सर। लिख लिया नहीं है? सर। तो लिख लिया। उधर का तो लिख लिया ना सबने? सर एक हाँ, सर। सेकंड 2 पेज पहले का दिखाएंगे। ये वाला हाँ सर, हो गया, एक ही चीज दिखना था। ये लिख लिया है। हाँ सर। ये तो लिख लिया ना सबने फिर, ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है, आप लोग करिए। लिख लिया ना ये? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट को देखो, क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 28 पर आइए। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये
दिख रहा है सबको? हाँ हाँ सर। सर। ये क्वेश्चन करो इस कॉन्सेप्ट से। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, बताना है? नहीं ना? नहीं सर। किसी को बताना, किसी को जानना हो कैसे करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
हमने ये क्वेश्चंस किए थे क्या? तो ये क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन करे कि नहीं करे हम लोगों ने? ये क्वेश्चन क्या था? 27 23 क्या था हम लोगों ने? हाँ सर 23 हाँ किया। सर 24 नहीं किया ना? हम्म। अच्छा, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि इंडक्टर का जो बिहेवियर है वो t इक्वल टू 0 पर एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह होता है। हाँ सर। पॉइंट लिखवाया था नहीं सारे, है ना? चलो, अब जैसे एग्जांपल हमारे पास में 24 है। एग्जांपल 24 में क्या कह रहा है? द सर्किट कंटेन्स एन आइडियल सेल एंड एन इंडक्टर विद द स्विच। तो ये ऐसा अपने को एक सर्किट दिया है, इसका ईएमएफ ई है, ये प्लस है माइनस है, और ये स्विच जो कि ओपन है, और यहाँ ये इंडक्टर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इनिशियली द स्विच इज ओपन, इट इज क्लोज एट t इक्वल टू 0, फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो स्विच यहाँ दिया है इसने, अभी ओपन है, तो जैसे इसको क्लोज करेंगे तो इंडक्टर किस तरह बिहेव करता है? t इक्वल टू 0 पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। यानी इमीडिएटली कहने क्यों करेगा, उसका रीजन यही था कि मेन कॉन्सेप्ट वो नहीं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये इमीडिएटली फ्लक्स चेंज नहीं करता है। तो आप देख रहे हो कि जब हमने ओपन था तो इसमें करंट क्या था सर्किट में? 0। तो फ्लक्स कितना था? 0, क्योंकि इसका फ्लक्स क्या लिखते हैं हम लोग? L इंटू आई, क्योंकि L तो कांस्टेंट ही है, तो आई को 0 होना पड़ेगा क्योंकि फाई 0 है। इसलिए एट t इक्वल टू 0 सर्किट के अंदर करंट क्या होगा? यहाँ 0 होगा। और किसी टाइम t की अगर हम बात करें तो एट टाइम t सर्किट के अंदर करंट क्या कर रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा। और करंट को हम लोग इंक्रीज करता हुआ मानेंगे तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो अगर इसमें जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ मान लो इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें फ्लक्स ऐसे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। तो फिर ये अपोज करेगा, तो लेंथ लॉसेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये प्लस और ये माइनस, है ना? ये ई होगा, और ये इक्वल टू क्या लिखेंगे? एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे। तो केवीएल यहाँ अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे? माइनस ई प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, और एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू होगा ई। तो आप देख रहे हो कि एल डी आई इक्वल टू हो गया ई डी टी, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 टू टी, और इसको भी 0 टू आई इंडिकेट करेंगे, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे तो करंट 0 ही था। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? एल आई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू टी। आप ध्यान से देखो, इस पे करंट जो है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है लीनियरली, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ये सिर्फ थ्योरेटिकली है। क्योंकि थ्योरेटिकली इसलिए क्योंकि इसने आइडियल इंडक्टर माना है, जबकि प्रैक्टिकली तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो अगर ऐसा हुआ तब तो इसका मतलब करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता ही जा रहा, करता ही जाएगा, क्योंकि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ये लिख लीजिए इसमें। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर।
लिख लिया? हाँ सर। नहीं सर, एक मिनट। हम्म। हाँ सर, हो गया। अब जैसे इसी में हमारे पास में एग्जाम्पल 25 है, ये ट्राई करें ना एग्जाम्पल 25। ऐसा क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में भी किया था, इसलिए ट्राई तो करिए। हो गया? नहीं सर, हो रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा? हाँ सर हो गया। हो गया ना? बताओ क्या, मैं बाकी जिनसे नहीं हुआ उनको बताऊं क्या? लोग कैसे करेंगे समझ लो एक बार हो फिर से। इसने कहा इन द फॉलोइंग सर्किट द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, फाइंड द करंट्स I1। इसमें जो करंट फ्लो करा रहा है ये I1 है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I2 है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I3 है। ओके, और इधर इसी करस्पॉन्डिंग di3/dt t इक्वल टू 0 t टेंड्स टू इंफिनिटी, इनिशियली ऑल करंट्स आर 0। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ये जैसे क्लोज करेंगे तो हमने ये बात हुई कि जैसे क्लोज करेंगे तो इमीडिएटली फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, इमीडिएटली फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जब t इक्वल टू 0 की हम बात करेंगे तो यहाँ I3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये एक तरह से ओपन सर्किट की तरह काम करता है या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि फ्लक्स को 0 रखना है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू हमारे पास होता है L इंटू वाई। तो फाई को 0 करना है, इसका लाई को 0 करना पड़ेगा क्योंकि L तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसमें इस केस में करंट ऐसे ही फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि I1 इक्वल टू I2 होगा, तो माइनस E प्लस I1R प्लस I1R, इसका भी वही होगा, है ना। इस लूप की बात करेंगे तो हमारे पास I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू हो जाएगा E/2R। क्या हो जाएगा, E/2R। तो एक आंसर तो ये आ गया, I3 हमारा 0 हो ही गया। I3 0 हो रहा है, लेकिन इसका मतलब di3/dt थोड़ी 0 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे करंट जा रहा है, तो इसमें KVL भी तो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे लूप के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम इसको बढ़ता हुआ मान लेंगे, इंक्रीज करता हुआ मान लेंगे। तो यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ L di3/dt होगा। तो KVL यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से, तो प्लस L di3/dt माइनस IR2 इक्वल टू 0। तो L di3/dt इक्वल टू R, और IR2 यानी हो गया हमारे पास में E/2R, यानी हो जाएगा E/2। तो हमारे पास आ गया di3/dt इक्वल टू E/2L। तो ये आंसर है इस केस में, ठीक है। अब उसने कहा स्टेडी स्टेट पर, यानी t इक्वल टू 0 का हो गया। तो स्टेडी स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है, 0, क्योंकि उसके अक्रॉस करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा होता, फ्लक्स जब चेंज नहीं करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो सर्किट कैसा हो जाएगा हमारे पास में, तो उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो उसको हटा ही दो वहां से, तो बस ये सॉल्व कर लो। तो इसमें I1 है, ये R है, इसमें I3 है, इसमें I2 है, ये R है। तो वैसे भी सिमेट्री क्या कह रही है, देखो I2 इक्वल टू I3 है यहाँ, उसके बाद सॉल्व कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है उससे सॉल्व कर लो, आ जाएगा। इस तरह से करना था, ठीक है। अब आप ये हाँ भी करो, लिखना है जिनको लिखना है तो लिख लो भाई, ये तो आगे चलते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। करिए 26। हो गया।
हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज था नहीं। अब ये तो हो गया। सर एक बार सॉल्व करके बता सकते हो क्या? हाँ बता सकता हूँ ना। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इन द सर्किट शोन इन फिगर S1 रिमेन्स क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। एग्जाम्पल 26 है। तो यानी ये सर्किट ऐसा बना हुआ है, ऐसा कंप्लीट हो रहा है, और इसका जो EMF है ये E है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये S1 इसने क्लोज किया हुआ है यहाँ, और ये ओपन है। है ना, ये 2R है, और ये L है, ये R है। इसने कह रहा फाइंड आउट di/dt जस्ट आफ्टर दैट मोमेंट, नाउ S2 इज क्लोज, S1 इज ओपन। मतलब सर्किट ऐसा है, ये अपने को दिया हुआ है यहाँ। तो ये कह रहा है कि काफी टाइम के बाद, इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट पर है, क्योंकि ये S2 तो ओपन है। तो इसमें इसका मतलब इंड्यूस्ड EMF इसमें तो जीरो ही है, क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो I0 मैंने मान लिया, तो लूप ये बना ले। तो क्या लिखेंगे, -E प्लस I0R, और इसके अक्रॉस तो जीरो ही है, इक्वल टू जीरो। यानी जो I0 यहाँ फ्लो कर रहा है वो E/R है। तो वही इस इंडक्टर के अक्रॉस है। अब क्या कह रहा है कि उसको तो ओपन कर रहा है वो S1 को, और इधर ये S2 को क्लोज कर दे रहा है। है ना। तो अगर आप यहाँ देखो, इस केस में क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा था, I0। तो वो इमीडिएटली करंट चेंज नहीं कर सकता है। I0 यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इमीडिएटली इंडक्टर करंट चेंज नहीं कर सकता, क्यों करंट नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं कर सकता है। तो एल चेंज नहीं हो रहा है, I0 इसका, है ना, वो बना हुआ है। तो L I0 बाद में भी L I0 बना रहना चाहिए। इसका मतलब जैसे इसको चेंज करेंगे तो I0 करंट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ इमीडिएटली क्या मानेंगे, लेकिन इसको करंट की डायरेक्शन में है, तो हमने मान लिया कि इंक्रीज करता हुआ अगर है, तो यहाँ प्लस माइनस, और यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा D, मतलब LdI0/dt। और यहाँ जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सर्किट है कंप्लीट, तो I0 करंट फ्लो करना चाहिए। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो I0, क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था वो। तो इमीडिएटली जो इंडक्टर है वो फ्लक्स चेंज नहीं होने देता है। इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ I0 बना रहेगा, और वो इस सर्किट में ऐसे करंट फ्लो कराएगा। तो है ना, तो ये कितना है, 2R है। तो KVL लगा देंगे, तो KVL यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लस di0/dt प्लस 4E प्लस 2RI0 इक्वल टू 0। RI0 की वैल्यू यहाँ दे रखी है अपने को E। तो LdI0/dt प्लस 4E प्लस 2 इंटू E इक्वल टू 0। तो हमारे पास में di0/dt की वैल्यू आ गई -6E/L। ये आंसर आना चाहिए। अभी समझ में आया, हाँ सर। है ना। ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो इसको। तो कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जो इंडक्टर है वो इमीडिएटली फ्लक्स चेंज नहीं होने देता है।
हो गया सर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल 27 देखिए आप। एग्जांपल 27 पे चलते हैं। देखो इसमें देखो क्या कह रहे हो, इसको ट्राई करो। देखो एग्जांपल 27 टाइम t equal to 0, switch is closed as shown in figure. After a long time, suddenly the inductance of the inductor is made eta times lesser, yani L by eta, than its initial value. Find out instant current just after the operation. हो गया? हो गया क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हो गया ना? बताऊं क्या? इसमें भी देखो कॉन्सेप्ट वही है कि फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनिशियली इसका फ्लक्स जो है, यानी अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, है ना, हमें क्या बताना है? इसमें बताना है करंट कितना फ्लो कर रहा था, ये नहीं बताया इसने। आई करंट, हाँ करंट दिया हुआ है ना इसका। देखो क्या है करंट इसका, ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, क्योंकि ये अभी स्टेडी स्टेट पर है। स्विच क्लोज किया, नहीं सॉरी, आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाँ आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है। तो इसका मतलब स्विच क्लोज है, ये माइनस, ये प्लस, ये ई, और ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ हमारे पास में स्टेडी स्टेट पर है, तो इसके अक्रॉस ई 0 हो जाएगा। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, वो आई नॉट, है ना, ऐसे पूरे इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। तो केवीएल हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, तो माइनस ई प्लस आई नॉट आर प्लस ई, तो 0 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है ई बाई आर। सडनली उसने कहा, तो देखो फ्लक्स क्या है इसका, अभी इस इंस्टेंट की बात करेंगे, तो एल आई नॉट है। तो ये कह रहा है इमीडिएट जस्ट आफ्टर changing the self inductance, what will be the electric current in the circuit, ये अपने को फाइंड करना है ना। तो क्या हो जाएगा, L बाई ईटा इंटू आई ना, क्योंकि L चेंज हुआ तो L गया, तो I कितना हो गया जस्ट आफ्टर दैट ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा ईटा आई नॉट, यानी इतने टाइम्स इसका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो यही आंसर है। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर। मैंने आपको मैग्नेटिक एनर्जी नहीं पढ़ाया था ना? नहीं। तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में, अब ये लिख लो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
तो इंडक्टर जस्ट आफ्टर ऑपरेशन या कोई भी चेंज अगर आप करते हो इंडक्टर के अक्रॉस, तो इमीडिएटली जस्ट आफ्टर चेंजिंग समथिंग, चाहे ये करंट चेंज कर रहे हो या ये एल चेंज कर रहे हो, इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा वो चेंज नहीं होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है। यानी t इक्वल टू 0 पर आपने ऑपरेशन शुरू किया तो t इक्वल टू 0 माइनस पे जो फ्लक्स होगा वही t इक्वल टू 0 प्लस पे बना रहेगा। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात किया था और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात किया था, उसी के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी था, यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हमें ये मालूम है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और यहाँ ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, ये आर है, ये एल है ना। हम किसी टाइम टी की बात करेंगे यहाँ एट टाइम टी। तो इसमें सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा होगा, है ना। और यहाँ मैंने भी मान लिया कि करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये प्लस या माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ऐसा समझना है। तो E इक्वल टू यहाँ एल डी आई बाई डी टी होगा और उसके बाद वापस से करंट इसमें आ रहा है तो KVL वापस से यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। तो माइनस E प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, आई डी टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास में ई आई डी टी और ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एल आई डी आई। आप यहाँ देखो ये क्या है और ये क्या है, आप देखो आई डी टी क्या है ना। तो आई डी टी क्या है, ये डी क्यू ही तो है। तो ये क्या हो गया देखो, वर्क डन बाय बैटरी हुआ कि नहीं हुआ, डी क्यू इंटू ई एम एफ इंटू चार्ज, वर्क डन बाय बैटरी। ये क्या है, हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, है ना। तो मैं इसको मान लेता हूँ इनिशियल करंट 0 था तो 0 टू आई इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ये तो हो गया वर्क डन बाय बैटरी, ये हो गया हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, प्लस ये क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा क्योंकि एल तो कॉन्स्टेंट आइडिया का क्या होगा आई स्क्वायर बाई 2, तो इसका लिमिट लगाएंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, ये जो एनर्जी है ना यही तो मैग्नेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, ये तो इंडक्टर के अक्रॉस और ये तो इंडक्टर के अक्रॉस तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, है ना, फ्लक्स चेंज करने की बात करते हैं। इसका मतलब ये एनर्जी क्या है, यही मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो हीट डिसिपेशन है, ये वर्क डन बाय बैटरी है, ये मालूम है पहले से। और ये क्या हो गया, यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गई, तो उस समय जो आई करंट फ्लो कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो एफ आर ए मतलब सॉरी हाफ एल आई स्क्वायर होगा, ये होगी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो ये एनर्जी हमारे पास में हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया, है ना। तो मैग्नेटिक एनर्जी की बात हो गई। अब बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना, ये इक्वल टू होता है मैग्नेटिक
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये अपने को फाइंड करना है। तो ये जो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ ये एक सोलिनॉइड को बेस मान के मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जहां जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां ये वैलिड है। जैसे आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर में आपको बताया था, है ना। लेकिन जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बारे में, है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो हम लोग एक लॉन्ग सोलिनॉइड लेते हैं क्योंकि उसमें निकालना आसान है, इसलिए उसको चूज किया मैंने। तो ये सोलिनॉइड है हमारे पास में। तो ये इस तरह से सोलिनॉइड होता है। और ये इसका एक्सिस है। तो मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस डायरेक्शन में है ना। ये जो रेडियस है इसका मैंने मान लिया कि आर है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो इसमें एन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है इसमें। कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ वैक्यूम है इसमें, है ना। अभी इसमें क्या है, वैक्यूम है। अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर कोई इसके अंदर रॉड होता तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलग हो जाएगा, है ना। तो अभी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, यानी खाली है पूरा, है ना, वैक्यूम है। इसका मतलब वैक्यूम है तो सिर्फ म्यू नॉट की बात करेंगे, यानी जो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा फिर, म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ रही सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो लेंथ काफी ज्यादा है, मतलब ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे एल लेंथ के लिए। इसके लिए बात करेंगे एल लेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो एल लेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें सेल्फ इंडक्टेंस याद है, हमने निकाला था। वो क्या हो जाएगा, एल लेंथ के लिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, एल। एल क्या है, यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, वो आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल, याद आ रहा है। ये हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस था, है ना। तो यहाँ इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हाफ एल, है ना। और सॉरी मतलब हाँ एल की वैल्यू लिखूंगा ना मैं, तो कितना हो जाएगा, हाफ एल कितना है यहाँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर। ये हमारे पास में यू एन है ना, मैग्नेटिक एनर्जी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, देखो हमें क्या चाहिए, यू एम चाहिए। मैं इसको स्मॉल एम ले लेता हूँ, है ना। मतलब यू एम बाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल ना। हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम यही है, उस है ना, वो सिलेंड्रिकल पार्ट बनेगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, रख दो यहाँ। ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल आई स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर एल। ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यू एम इक्वल टू आ गया हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर लें, तो आप देख रहे हो कि कितना आ गया, हाफ या जाएगा म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर बाई म्यू नॉट, आप देखो म्यू नॉट एन आई क्या है, बी नॉट का होल स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट ना, यानी ये आ गई हमारे पास में। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज किया था फॉर्मूला, तो बी नॉट का होल स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। लेकिन ये उसके केस में जब वैक्यूम है, अगर मीडियम की बात करेंगे तो इन मीडियम क्या हो जाएगा,
तो उस केस में मीडियम की बात करेंगे तो बी क्या लिखोगे आप, लेकिन म्यू एन आई, या म्यू को क्या लिखोगे, म्यू आर म्यू नॉट एन आई, है ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर, तो हमारे इस केस में ये आ जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी जो डेंसिटी है b²/2 म्यू आ जाएगा। तो करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रखो। लेकिन फॉर्मूला ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी काम आएगा फॉर्मूला, है ना, इसलिए याद रखना है। तो आप लोग लिख लो, ये यहाँ से लिखना था नहीं। और लिख लो तो बता देना मुझे, हाँ। लिख लिया है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ये भी लिख लिया? नहीं सर। लिख लिया ना? हाँ सर। एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर।
लिख लिया ना? हाँ सर। चलिए, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट है डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट, जो है चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, अभी डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर। डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग कि ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, और ये स्विच SW है, जब भी ये अभी ओपन है, और यहाँ एक बैटरी जिसका EMF अपने को दिया हुआ है E है, और ये स्विच SW1, ये रेजिस्टेंस है, ये L है। अभी क्या हो रहा है कि SW1 क्लोज है, SW2 ओपन है, तो ये अभी स्टेडी स्टेट में होगा, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I0 है ना। ये है हमारे पास एक तरह से एट स्टेडी स्टेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं t=0 मान रहा हूँ। एट t=0 स्विच SW1 is opened and switch SW2 is closed। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो उस t=0 पे इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है नोट वो चेंज नहीं होता है, इमीडिएटली करंट चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा यहाँ, अब उसी को t=0 मान रहे हैं हम लोग, तो सर्किट ऐसा हो जाएगा। ये तो ओपन हो गया, तो खैर इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, जो नीचे सर्किट बन रहा है इसका, तो क्योंकि ये तो ओपन हो गया। SW1 ये माइनस है, प्लस ये E हो गया, ये SW2, तो ठीक है, ये R है, ये L है। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये हमने t=0 माना है, तो t=0 अगर हम मान रहे हैं तो इसमें जो करंट है वो तो I0 बना रहेगा, थोड़ी इमीडिएटली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स इमीडिएटली चेंज नहीं होता है, मेन कॉन्सेप्ट ये बताया है हमने। तो I0 होगा, लेकिन किसी जनरल टाइम टी की बात करें तो एक बात और याद रखो, करंट को हमेशा इंक्रीज करता हुआ मानना है। वो डिक्रीज कर रहा है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन वो बाद में अपने आप एडजस्ट करेगा। अदरवाइज आप डिक्रीज करता हुआ मानोगे तो फिर इसका लिखना इतना आसान नहीं होता है यहाँ, तो हमेशा इसको इंक्रीज करता हुआ मानो। तो अगर मैं कहता हूँ कि आई इंक्रीज कर रहा है, तो एट टाइम टी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, है ना। और आई इंक्रीज कर रहा है, तो आई इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस और ये माइनस, ये एल, ये di/dt, ठीक है, ये आर है, और बाकी का आप भूल ही जाओ, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसी को रहने देते हैं हम लोग। ये सर्किट होगा, और इसमें करंट जो है आई मान लिया हमने, किस इंस्टेंट टाइम टी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आई को मैं इंक्रीज करता हूँ मान रहा हूँ, तभी तो मैंने इंड्यूस्ड में पैसा लिखा यहाँ प्लस या माइनस। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लक्स ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। तो KVL लगा देंगे यहाँ, इसमें करंट आई फ्लो कर ही रहा है। क्या लिखेंगे, IR प्लस एल di/dt, और आई को हम लोग इंक्रीज करता हूँ मान ही दे, और ये इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। तो IR प्लस एल di/dt इक्वल टू 0, यानी इसको हम लोग लिखेंगे IR इक्वल टू माइनस एल di/dt, या माइनस di/R, और ये हो जाएगा यहाँ R/L dt, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग I0 to I,
और इसको इंडिकेट करेंगे 0 to t। तो आप देख रहे हो कि ये मिल जाएगा अपने को ln I/I0 इक्वल टू R/L इंटू टी, यानी I इक्वल टू हो गया I0 e⁻ R/L इंटू टी। ये करंट होगा। तो आप देखो इस ग्राफ को देखते हुए क्या लग रहा है, करंट कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे करंट क्या है, यहाँ I0 है ना, जो कि E/R है, और कंटिन्यूसली देखो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये लिखना अपना। लिख लिया? हाँ सर। हो गया? 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। अब जैसे इसमें आप देखोगे कि करंट डिक्रीज करता जा रहा है, t इक्वल टू 0 है। तो अगर एक टाइम कांस्टेंट की मैं बात करूं, जो कि टाइम कांस्टेंट क्या बताया था, t इक्वल टू टाउ L/R। तो आप देखोगे कि ये करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा E0/E, या 0.37I0, है ना। क्यों? क्योंकि E की वैल्यू आपको पता ही है 2.7 होता है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी इस केस में करंट कितना रह जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद, ये रहेगा -3.37I0 रह जाएगा, है ना। ठीक, तो ये डिस्चार्जिंग वाला केस हो गया। इसी में एक क्वेश्चन है, देखो डिस्चार्जिंग वाला नहीं है, लेकिन जैसे एग्जांपल 29 देखो, अब आप करो ना इसको।
मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्वेश्चन। सर आपका वीडियो बंद। एग्जाम्पल 29 है, देखो ये। करिए इसको, पहले ये लिख लो, नहीं तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं है। ये टाइम कांस्टेंट वाला लिख लो आप। लिख लिया ना? हाँ सर। ये क्वेश्चन करो, ये डिस्चार्जिंग का नहीं है, और ये क्वेश्चन बेसिक से करना है आपको, क्योंकि आप इसमें कोई ट्रिक लगा नहीं सकते हो। हो गया? सर एक मिनट। हो गया सर।
देखो जिनसे नहीं हो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये एग्जाम्पल 29 है और यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा रखा है और ये इंडक्टर है। तो इस तरह का मैकेनिज्म किया है कि करंट फ्लो कर रहा था उसमें आई नॉट। तो ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी देख चुके हैं हम लोग। तो जस्ट इसको क्लोज किया। ये एल है, ये आर है। तो टी इक्वल टू 0 पर हमने क्लोज किया तो इसमें आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। इसने कहा फिगर शोज अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आइडियल सेल एंड इंडक्टर L and a resistor R connected in series. Let the switch S be closed at t equal to 0. Suppose at t equal to 0, current in the inductor is I naught. Then find out equation of current as a function of time. तो इस t equal to 0 पे जो करंट था वो 0 है ना, सॉरी 0 नहीं, I नॉट है। इस तरह से करंट इसमें फ्लो कर रहा था तो आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है और इसका ईएमएफ जो है बैटरी का वो ई है। तो टी इक्वल टू 0 की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं तो यानी पूरे सर्किट में ही आई नॉट करंट फ्लो करेगा। और अब अभी हम लोग ऊपर भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं उधर, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ किसी जनरल टाइम टी की बात करेंगे तो करंट को इंक्रीज करता हुआ मानेंगे एट टाइम टी। क्या हो जाएगा, सर्किट के अंदर करंट आई है और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और यहाँ जो करंट है वो आई है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ये इंडक्टर है जिसके सेल्फ इंडक्टेंस दिया, ये ईएमएफ ई है, ये माइनस है और ये प्लस है और ये ई है। और इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है और इंक्रीज करता हूँ मान रहे हैं। अब कर रहा है नहीं कर रहा हो सेकेंडरी चीज, लेकिन हमेशा ऐसा ही अज्यूम करना है। और इसको केवीएल लगा देंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो माइनस ई प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा डी आई बाई ई माइनस आई आर इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई एल। तो जब t इक्वल टू 0 हमने चूज किया तब इसमें करंट कितना लिया हमने, आई नॉट। किसी जनरल टाइम t की हम बात करेंगे तो इसमें करंट कितना, आई। इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो माइनस 1 बाई आर एल एन ई माइनस आई आर लिमिट आई नॉट टू आई। और ये हो जाएगा हमारे पास में टी बाई एल, माइनस और आर को इधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा एल एन ई माइनस आई आर डिवाइड बाई ई माइनस आई नॉट आर इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। तो हमारे पास ये करंट यहाँ से आ जाएगा, ई माइनस आई आर इक्वल टू ई माइनस आई नॉट आर ई टू पावर माइनस आर टी बाई एल। तो आई आर इक्वल टू होगा ई माइनस ई 1 माइनस आई नॉट आर ई टू पावर माइनस आर टी बाई एल। यही आंसर आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। आगे बात सुनना है, ये फिगर बना लो, समझ में नहीं आया। अच्छा, हमारा E10 थर्मो में मैंने आपको केटीजी पढ़ा दिया था ना, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स रह गया था उधर। हाँ सर। हाँ सर। और वो जो क्वेश्चन भेजे थे मैंने एससी वर्मा के, वो कर ले फिर आपने सबने उसके हाँ थर्मल हाँ सर। थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस हो चुका था। कैलोरीमेट्री के भेजे थे ना। हाँ सर। ठीक है, कल डिस्कस कर लूँगा। और अभी तो क्लास है ना हमारी इस वीक में, कब कब है अभी? आज पहली क्लास में है ना, कल है ना, संडे भी है ना। हाँ सर। चलो दरअसल आज वो पेंसिल गिर गई है। रिपीटर बैच में क्लास ले रहा था
वीडियो ऑन किया तो धड़ाम से नीचे गिर गई। तो खैर आएगी, टाइम लगेगा, तो फिर तब तक इसी से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन क्लास कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। चलो आज इतना ही करेंगे, है ना, आज इतना ही। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। तो होमवर्क में क्या है, चलो पहले वो भी कर लेते ना अभी भाई। होमवर्क में क्या क्या रह गया था यार? EMI का स्टार्ट क्या आपने नहीं किया ना? नहीं सर। नहीं EMI का नहीं भेजी आपने? क्या? नहीं सर, EMI का कुछ नहीं दिया था आपने अभी तक। हाँ, तो EMI का कुछ 1 मिनट रुपये कुछ तो करना पड़ेगा EMI का। तो मैंने आपको शीट भेजा था क्या इसका, EMI का? थियरी हाँ, सर। भेजे। भेजा है ना? सर थ्योरी नहीं, लेक्चर सर नोट्स मिल नहीं। भी गया है शीट। शीट मिल गया ना आप लोगों को? हाँ सर। इसका आप देखो, सेक्शन ए नहीं है, टाइम वेरिंग है ना, और मैंने इंड्यूस चार्ज नहीं पढ़ाया आपको भी ना। इंड्यूस चार्ज सेक्शन ए नहीं, सेक्शन ए नहीं करेंगे, हम करेंगे सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो पार्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 बी सी कर सकते हो आप, और डी भी कर सकते हो, बी सी डी कर सकते हो। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का बी सी डी करना है। ओके, ये होमवर्क है, कर लोगे ना? हाँ, हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, अभी इतना ही करो। सर हाँ बोलिए। सर कुछ लेक्चर्स फिजिक्स के वीक के स्टार्ट में भी ले सकते हैं क्या, क्योंकि थर्सडे से चालू होता है तो बहुत लेट होता है हाँ, वीक सर। में। तो अगर पॉसिबल है तो तो वीक मैं की ले start- लूंगा, फिर आप लोगों का रहता है, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स भी तो रहता है। सर मतलब फिर AYD सर को बोल सकते हैं ना कि वीक के एंड में आप थोड़े ले लो, और फिजिक्स के थोड़े लेक्चर वीक के स्टार्ट में भी रख के। नहीं तो ठीक है, मैं ट्यूसडे बात, को एक लेक्चर रखा तो भी चलेगा फिर। ठीक है, ठीक। ट्यूसडे को तो दरअसल उधर प्रॉब्लम रहती है ना आप लोगों सर शाम को नहीं रहता ना। को। मॉर्निंग में रख सकते हैं ना इधर का, हाँ मॉर्निंग में रख सकते हैं, मॉर्निंग में तो दिक्कत नहीं आती इलेक्ट्रिसिटी की ना। नहीं, सर। ठीक है, मैं बात बोलता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रखवाते हैं, थैंक ज़्यादा यू अच्छा रहेगा। ओके ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।